Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, faculty members, honorable guests and other participants, Assalamu alaikum. हमारी आज की ये नशिस्त और आज का ये सेशन बेसिकली एक कड़ी है मीडिया हिस्ट्री के सब्जेक्ट की, और मीडिया हिस्ट्री के सब्जेक्ट को लेके आज का हमने ये सेशन जो है उसका इनकाद किया है, जिसका टाइटल है फिल्म मीडिया इन द सब कॉन्टिनेंट, रूट्स एंड इट्स डेवलपमेंट्स। सो आज के इस ऑनलाइन सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय पंजाब के कैपिटल चंडीगढ़ से प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कोचर साहब। आप एक साइंटिस्ट हैं, एक इतिहासकार हैं यानी तारीखदान हैं और रिसर्चर हैं। इससे पहले कि मैं राजेश कोचर जी की ओर बढ़ूं और वो हमें ज्ञान दें या जिस पे हम बात करें, सबसे पहले मेरे समेत पाकिस्तानी जनता की ओर से आपके साथ मैं कंडोलेंस करता हूं। इस वक्त जो हिंदुस्तान में हालात चल रहे हैं, जो स्थिति इंतहाई गंभीर है, उस स्थिति को देखते हुए हम आपके साथ कंडोलेंस करते हैं। हमारी नेक तमन्नाएं हिंदुस्तानी जनता के साथ हैं और हम दुआ करते हैं कि हमारे पड़ोसी के हालात बेहतर से बेहतरीन हो जाएं और जल्द ही हमें चमकता धमकता हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान दिखाई दे। ना सिर्फ मैं, मेरे स्टूडेंट्स स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज यूएमटी आपकी इस मुश्किल घड़ी के दौरान आपके साथ हैं, बल्कि इस वक्त ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया पे इस हैशटैग के साथ गुफ्तगू कर रहा है, दुआएं दे रहा है हिंदुस्तान को कि देश का बंटवारा तो 47 में हो गया मगर इंसानियत का बंटवारा नहीं हुआ। तो इसी मोहब्बत, इसी अमन की एक कड़ी इंटेलेक्चुअल्स की आज एक मीटिंग है, और इस मौके पर जब तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो ऐसे में हम इल्म का दिया जलाए रखने की जो आस है उसको मिटने नहीं दे रहे। और आज हमने इसी तरह से हिंदुस्तान में, भारतीय हिंदुस्तान के पंजाब के कैपिटल चंडीगढ़ से पाकिस्तान के पंजाब के कैपिटल लाहौर में दावत दी है, इनवाइट किया है प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कोचर साहब को। डॉक्टर राजेश कोचर साहब, मैं स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज यूएमटी के स्टाफ, स्टूडेंट्स और सारे फैकल्टी मेंबर्स की ओर से आपका पाकिस्तान में स्वागत करता हूं। डॉक्टर राजेश कोचर जी, प्लीज। आजकल रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और इसका आखिरी इशरा है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और एडवांस में ईद की मुबारक देता हूं। मुझे दिख रहा है बहुत से यंग लोग यहाँ मौजूद हैं, थोड़ी थोड़ी उनकी शक्ल दिख रही है, तो मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बेस्ट विशेस देता हूं। और मुझे यकीन है और मेरी दुआ है कि आप सब खूब तरक्की करें, खुश रहें, खुशहाल रहें, और वो दिन आए कि आप फिल्मों में, जर्नलिज्म में अपना नाम रोशन करें और हम बैठकर देखें कि देखिए ये वही बच्चा है जिसको मैं मिला था। मेरे लिए ये फख्र की बात है कि आज जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो जनाब शहजाद रफीक हैं। उनकी उर्दू और पंजाबी फिल्मों को न सिर्फ कामयाबी मिली है बल्कि इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिली है, और मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक जॉइंट फिल्म में, जॉइंट वेंचर में काम करेंगे, उसे बनाएंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ डीन साहब डॉक्टर मुजम्मिल का, जिन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, और ना सिर्फ वक्त निकाला, हमें अपने वक्त के काबिल समझा। आज की अगर ये इवेंट बन पाई है तो इसका जो सारा क्रेडिट है वो मेरे यंग दोस्त अजहर इकबाल को जाता है। कई कुछ साल पहले वो चंडीगढ़ आए थे, बातें करने का मौका मिला, घूमने का मौका मिला, तो ये मेरी एक तरीके से आप रिटर्न विजिट समझिए। अगर मेडिकल मौसम अच्छा होता तो हम सब मिलकर एक लेक्चर रूम में बैठे होते, मगर फिर भी हमें टेक्नोलॉजी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि सामने बैठ के नहीं तो वर्चुअल मीटिंग तो हम कर पा रहे हैं। अब मुझे जो बात करनी है वो है फिल्म मीडिया इन द सबकॉन्टिनेंट, रूट्स एंड डेवलपमेंट। मैं आपको
कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप वो पहले ही देख लें, और अगर आपने कुछ डेट्स और नाम नोट करने हैं तो वो आप कर लीजिएगा, ताकि आप इंटरनेट के सहारे गूगल की मदद से अगर उसको फॉलो अप करना चाहें, क्योंकि ये टॉक तो मुख्तसर ही होगी, तो अगर इसमें से आप किसी खास टॉपिक को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर पाए। ये बम्बई है। बम्बई की एक खासियत रही है कि वहां पर जो अंग्रेजों के ताल्लुकात थे पारसियों के साथ, वो बहुत कॉर्डियल थे, मिलनसार थे, और उनमें कोऑपरेशन थी, कोलैबोरेशन थी। और ये चीज हिंदुस्तान के किसी और हिस्से में हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच में नहीं थी। 1846 में 1846 में अंग्रेजों ने एक थिएटर बनाया, इंग्लिश थिएटर, मगर इसकी जो जमीन थी वो एक पारसी ने डोनेट की थी, और इसकी देखा देखी कुछ साल बाद, 7 साल बाद, पारसी थिएटर बना। अब इस पारसी थिएटर को पारसी थिएटर इसलिए कहा जाता है कि इसके मालिक पारसी थे, और पारसियों की जुबान गुजराती थी, ड्रामा गुजराती में होते थे, और जो ड्रामे के थीम थे वो फिरदौसी से थे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पारसी ईरान से आए थे, तो ये पहली बार थी हिंदुस्तान में कि जब वो अपनी हेरिटेज को इस तरह से याद करें। अब कई पारसी थिएटर खुल गए और फिर उन्होंने टूरिंग शुरू की, अपना थिएटर लेके वो बंबई से बाहर चले। अब जब वो बाहर जाते थे तो गुजराती तो वो बोल नहीं सकते थे, तो अगली जो स्टेज आई उसमें जो थिएटर थे और जो प्ले थे उनको ट्रांसलेट किया गया उर्दू में। लिखे गए थे वो गुजराती में, और उनको ब्रोकन जैसी उर्दू से में उसका तर्जुमा करके वो दिखाए गए। तो 1870 में बंबई में उर्दू थिएटर शुरू हुआ है। गुजराती की पुरानी स्क्रिप्ट लेकर उसको उर्दू में, किसी किस्म की उर्दू में बदल दिया गया और वो थिएटर दिखाए गए। तो ये शुरुआत है बंबई में उर्दू के थिएटर की। और जो सबसे पहला प्ले है उर्दू का ट्रांसलेटेड फ्रॉम गुजराती, उसका नाम था सोने के मोल की खुर्शीद। खुर्शीद एक लड़की का नाम है और वो सोने के मोल की है। तो ये 1871 में दिखाया गया। तो पहले गुजराती थिएटर है, फिर गुजराती से तर्जुमा करके उर्दू का थिएटर है, और जो अगली स्टेज है वो है ओरिजिनल उर्दू प्ले स्टेज करने। एक प्ले था जिसका नाम था इंदर सभा, ये लखनऊ में लिखा गया था आगा हसन अमानत ने। अब इसको 1873 में बंबई में चलाया, और उसमें जो इस दौरान क्या हुआ कि जो 1856 में जो वाजिद अली शाह थे लाहौर लखनऊ से, उनको हटा दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 1857 में लड़ाई हुई, तो जो अवध था उर्दू कल्चर वो खत्म हो गया। अवध के नवाब और जागीरदार ताल्लुकदार नवाब जो थे वो उर्दू के पैटर्न थे। वो पैटर्नेज अब खत्म हो गई। जब वो पैटर्नेज खत्म हो गई तो उर्दू का जो सेंटर था वो शिफ्ट हो गया थोड़ा कलकत्ता में, क्योंकि वाजिद अली शाह को अंग्रेज पकड़ के कलकत्ता ले गए थे, और कमर्शियल बेसिस पर बंबई। और जो बंबई में लोग आए वो दक्खन से भी आए, ज्यादातर यूपी से, जिसे आज हम यूपी कहते हैं। तो उसमें थिएटर, प्ले लिखने वाले, शायर, तवाइफें, और उसके साथ
जो बनारस, आगरा म्यूजिक के घराने थे, वो भी सब आ गए। तो जो उर्दू थिएटर था वो बड़ा डेवलप हो गया। उसमें जो जो लखनऊ का कल्चर था वो उसमें शामिल हो गया, और उसकी जो ये बड़ी इन्फ्लुएंशियल डेवलपमेंट थी। अब उसके बाद 1931 पे आ जाइएगा आप, पहली टॉकी बनी आलम आरा। इसका जो स्क्रीन प्ले था, ओरिजिनल ये ड्रामा था, वो एक बगदादी ज्यू ने लिखा था जिसका नाम जोसेफ है, बाकी इसके पीछे है। और अब उर्दू के लिए, जिसे आप आज की जबान में कहेंगे जो टेक्निकल एडवाइस थी या लैंग्वेज एडवाइजर थे, वो मुंशी जहीर थे। अब मुंशी जहीर के बारे में हमको कुछ और मालूम नहीं है, और ये भी मालूम करने वाली बात है कि ये मुंशी जहीर थे कौन। अब 1932 में, इसके एक साल बाद, जो इंद्र सभा प्ले था, तो 1853 का वो लिखा हुआ 1932 में वो फिल्म बन जाती है। और ये समझिए 3.5 घंटे का प्ले था। इसमें 70 गाने थे, हर किस्म की गजलें वगैरह सब थे। तो ये जो फिल्म है, एक तरीके से ये एक एनसाइक्लोपीडिया है बाद की फिल्मों के लिए। अब इसकी वजह है, यही वजह है कि जो उर्दू पोइट्री है उसका हिंदी फिल्मों में इतना असर हुआ। फॉर्मेट आया, वोकेबलरी आई और इमेजरी आई। ये जरूरी चीज है नोट करना कि इमेजरी भी आई। एक फिल्म आई थी बॉबी। बॉबी में एक गाना था, मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरिया। उसके आगे चल के हीरो कहता है, मैं काफिर तो नहीं मगर मुझे बंदगी आ गई। तो काफिर तो है वो, और जो उसने बंदगी सीखी है वो उसकी हेरिटेज का हिस्सा है, उसने हीरोइन से नहीं सीखी है। मगर किसी को भी ये जो इमेजरी है वो अजीब नहीं लगी, विचित्र नहीं लगी है। तो ये जो उर्दू पोइट्री का जो असर हुआ है हिंदी सिनेमा पर, वो तब से चला हुआ है और कुछ साल तक वो बरकरार था। हिंदी की फिल्मों का जो एक पॉइंट है जो बहुत जरूरी है, वो है सिंथेसिस का। क्योंकि हिंदी फिल्में ऑल इंडिया अफेयर थी, और उसमें मुस्लिम कल्चर, अवध कल्चर, उर्दू कल्चर आ चुका था, और वो सबके लिए बनानी थी। तो जो हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत है वो उसका है रवैया सिंथेसिस का। हर जगह सिंथेसिस हुआ है। हिंदी पोइट्री, हिंदी उर्दू पोइट्री का सिंथेसिस हुआ। एक गाना है बड़ा मशहूर, मोहम्मद रफी का गाया हुआ, तो उसमें उस गाने का टाइटल है जाने कहाँ देखा है। तो उसमें वो जुलेखा को याद करता है, हीर को याद करता है और राधा को याद करता है। और सिंथेसिस का एक और जो उदाहरण है कि एक गाने में काफिया मिलाया जाता है ज्यादा का राधा के साथ। तो ये एक, आप ये मिसाल नहीं है सिंथेसिस की, मिथोलॉजी का सिंथेसिस और लैंग्वेज का सिंथेसिस। और उसके बाद जो सिंथेसिस है, उसके साथ जो सिंथेसिस है वो म्यूजिक में है। जब ग्रामोफोन कंपनियां नई नई आई तो उन्होंने गजलें अलग से गाली, ठुमरियां अलग से गवा ली। मगर फिल्मों में जो म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक, उसका सिंथेसिस हुआ फोक म्यूजिक। एस.डी. बर्मन है, नौशाद है, मास्टर गुलाम हैदर है, वो सिंथेसिस हुआ। फिर रागों के कल्चर के अंदर सिंथेसिस हुआ। रागों में है कि ये राग सवेरे गाना है, ये राग शाम को गाना है,
तो उसमें एक ही गाने में 2-4 राग इकट्ठे करके भी सुनाए गए। और फिर सिंथेसिस हुआ है इंडियन म्यूजिक का, उसमें वायलिन आ गई, पियानो आ गया। और एक गाना है बड़ा मशहूर, अभी भी चलता है, संडे के संडे आना मेरी जान मेरी जान। तो उसमें जो पॉपुलर वेस्टर्न म्यूजिक है उसका सिंथेसिस है। और एक और सिंथेसिस है जो ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, सलील चौधरी। उसने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को इस तरह से इंटीग्रेट किया है कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये वेस्टर्न म्यूजिक है, क्लासिकल। तो जो सबसे खासियत है हिंदी सिनेमा कि वो इंक्लूसिव है, और उसमें हर स्टेज पर हर जगह से। और एक तो उसका प्रैक्टिकल कारण है, प्रैक्टिकल कारण ये है कि उसकी स्केल बहुत बड़ी है, व्यूअरशिप बहुत बड़ी है, और इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा है। तो उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। मगर उसके पीछे एक जो फिलॉसफी है, लिबरल फिलॉसफी, इंक्लूसिव फिलॉसफी, सेक्युलर फिलॉसफी, वो भी शामिल है। ये सिर्फ रुपए पैसे का सवाल नहीं है। और जो फिल्में थी, फिल्मों में जो सबसे महंगी चीज रहती है थी, वो थी फिल्म। जिसको फिल्म जो जो रोल है फिल्म का, वो बहुत महंगा है। तो उसमें ज्यादा रिस्क नहीं लोग लेना चाहते थे, क्योंकि पैसा बहुत खर्च हुआ। अब क्या हुआ, डिजिटल जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं, फिल्म प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई और मार्केट बढ़ गई है। मार्केट कैसे बढ़ गई है? पहले सिर्फ फिल्म वाले को, प्रोड्यूसर को पैसा मिलता था गेट मनी से, जो थिएटर में जाके टिकट खरीद। अब वो फिल्में टीवी पे दिखाई जाती हैं, उनके म्यूजिक राइट अलग से बेचे जाते हैं, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट में टीवी ली जाती है। और सबसे अहमियत, जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बाहर चले गए, चाहे वो दुबई है, चाहे कनाडा है, चाहे यूके है, उनकी बाइंग पावर बहुत ज्यादा है। और उनके पैसे का, उनकी सोफिस्टिकेशन का, उनकी पढ़ाई लिखाई का हमारी फिल्मों के ऊपर असर पड़ा है। तो ये जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्टॉक कैरेक्टर्स का, अगर आप थोड़ी 70, 60, 70, 80 की पिक्चरें देखें, तो उसमें फिल्म में एक एंग्लो इंडियन लड़की है, वो डांसर है, वो एंग्लो इंडियन है, उसका काम है सेक्स अपील प्रोवाइड। और चूंकि वो पाप के रास्ते में चली गई है, तो फिल्म खत्म होने से पहले उसका इंतकाल होता है, उसको गोली लगी। तो गोली हीरो के लिए थी, उसने खा ली। मगर वो ठीक टाइम पे मरती है, 2-4 कैबरे लोगों को दिखा के उसके बाद ही मरते हैं, ये नहीं पहले ही मरते हैं। और नर्स, जो नर्स है वो क्रिश्चियन है, और एक मुसलमान कैरेक्टर, स्टॉक कैरेक्टर हुआ करता था, जैसे A.K. हंगल का रोल उसमें, वो रहमान, उसका नाम ही रहमान का था। वो हीरोइन का हमदर्द है, अगर जरूरत पड़े उसको पनाह देता है। अब जैसे मिथुन चक्रवर्ती है, तो मुस्लिम लड़की उसकी मुंह बोली बहन है। हिंदू और मुसलमान की शादी में जो मुसलमान है वो लड़की का भाई बन जाता था, प्रोटेक्टर बन जाता था, शादी नहीं। शादी जो पहली बार हुई है हिंदू मुसलमान की, वो एक फिल्म आई थी 1995 में, जिसका नाम था बॉम्ब। उसमें शादी हुई। अभी भी हिंदू मुसलमान की जो शादी वाले सिनेमा है वो अनयूजुअल है, अलग है, वो मेन स्ट्रीम नहीं है। मेन स्ट्रीम में नहीं, अभी भी नहीं शादी होती है, बल्कि अब तो थोड़ा बवाल ही पैदा हो जाता है। पहले कम से कम बवाल नहीं पैदा होता था। मगर अगर वो भाई बन के रहे, प्रोटेक्टर बन के रहे, तो ठीक है। बल्कि आपको उदाहरण मिलेंगे, एक अनाथ लड़का है, उसको मुसलमान ने पाला है, उसका नाम अशोक था, तो अशोक ही रखा है, उसको अहमद नहीं कर दिया गया। तो वो जो कल्चरल सिंथेसिस है, वो सिर्फ पैसे की वजह से नहीं है, वो कल्चर का भी हिस्सा है। और थोड़ी सेफ्टी भी है उसमें, क्योंकि वो चला रहा है तो चलाते जा रहे हैं, क्योंकि फिल्म महंगी चीज है, उसमें लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। अब जब फिल्मों की कॉस्ट कम हो गई है, तो और अगर आप 5, 10, 15 करोड़ की फिल्म बनाए तो वो पैसा रिकवर हो जाता है। तो आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में जो डिजिटल थिएटर है, सिनेमा है, उसमें जो इनोवेशन है
वो बढ़ गई है, स्टोरी लाइन टाइट हो गई है। अनयूजुअल स्टोरी जो है, जो पहले टच ही नहीं होती थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, अब वो कर सकते। एक और जो चीज आई है, पहले जो फिल्मों में पैसा कहां से आएगा? पहले पैसा आता था अंडरवर्ल्ड से, उसके बाद सरकार ने उनको बैंकों से पैसा लेने की परमिशन दी, उनको बैंक से लोन दिया। अब फॉरेन कंपनियां जैसे डिज्नी हैं और स्टार है, वो पैसा लगा दे, तो इस वक्त फिल्मों की जो इकोनॉमी है वो बहुत बढ़ गई है। और फॉरेन इन्फ्लुएंस की वजह से, फॉरेन व्यूअरशिप की वजह से उसमें एक सोफिस्टिकेशन आ गई है, कहानियां में थोड़ी स्ट्रेंथ आ गई है, और स्क्रिप्ट में बोल्डनेस आ गई है जो पहले नहीं। अब थोड़ा वापस जाते हैं और लाहौर। लाहौर से पहले 1850 1857 से पहले हिंदुस्तान में उर्दू कल्चर के दो सेक्टर, दिल्ली, उस वक्त लखनऊ। पहले दिल्ली तबाह हुआ, फिर लखनऊ, और तब सिखों की किंगडम के बाद लाहौर अंग्रेजों के हाथ में। तो अंग्रेजों ने लाहौर को उर्दू का सेंटर बनाया। अंग्रेजों के आने से पहले पंजाब का उर्दू से वास्ता नहीं, लोग बोलते पंजाबी थे, जो पढ़े लिखे लोग थे वो फारसी बोलते थे, सरकारी जुबान जो थी फारसी थी, तो उर्दू वहां कहीं नहीं। बल्कि मैंने नोट किया है, पंजाब में हमारे कई लतीफे, वो लतीफों की सेटिंग क्या है, सरदार जी वो लखनऊ जाते हैं, तो सरदार जी और लखनऊ के नवाब के बीच का किस्सा है, जोक है। वही जोक पाकिस्तान में भी है। तो जहां यहाँ सरदार जी और नवाब हैं, वहां पर पंजाबी और मुहाजिर है, जोक वही है। तो जो उर्दू का जो सेंटर लाहौर का बनना है, वो एक सतही चीज है, थी। आपका मुझे मालूम नहीं, पर उस वक्त वो सतही चीज थी, क्योंकि उर्दू की लाहौर में या पंजाब में ट्रेडिशन नहीं थी, जैसे कि यूपी में और दिल्ली में थी, और कुछ हद तक दक्खन में थी, हैदराबाद दक्खन में। मगर जो नॉर्थ इंडिया के मुसलमान थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और जो हैदराबादी उर्दू है उसका मजाक उड़ाते थे। अभी भी कई फिल्मों में महमूद की कॉमेडी है जिसमें वो दक्खनी उर्दू का मजाक। तो लाहौर में जो पहली फिल्म बनी, साइलेंट फिल्म, उसका नाम था डॉटर्स ऑफ टुडे, वो बनी है 1928 में। और 1928 में ही AR कारदार ने स्टूडियो बनाया भाटीगेट। और ये वही कारदार हैं जिनका भाई पाकिस्तान का बड़ा मशहूर क्रिकेटर, ये भाटीगेट। और शुरू की फिल्मों में ही 1935 में फिल्म आई पिंड दी कुड़ी, जो थी पंजाबी की फिल्म, बनी कलकत्ता में थी, और इसमें मैडम नूरजहां का पहला गाना है। कुछ साल पहले मैडम नूरजहां बंबई है, बड़े जोश से उनका खैर मकदम हुआ, और बड़ी इमोशनल तरीके से उनका खैर मकदम किया गया। और उस वक्त अखबारों में, रसालों में ये चर्चा हुई कि अगर मैडम नूरजहां पाकिस्तान ना जाती तो क्या तब भी लता मंगेशकर की सल्तनत बन पाती। और आम ख्याल था कि नूरजहां के जाने के बाद लता मंगेशकर का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि अगर सब कॉन्टिनेंट में 2 सिंगर हुए हैं, फीमेल सिंगर, तो वो नूरजहां और लता। एक फिल्म एक्टर थे और बनाने वाले थे शेख मुख्तार, उन्होंने एक फिल्म बनाई नूरजहां,
वो नूरजहां मलिक है नूर। तो वो फिल्म हिंदुस्तान बड़ी अच्छी फिल्म थी, पर वो हिंदुस्तान में कामयाब नहीं हुई, चली नहीं। अब उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया, कर्जा देने की उतारने की उनकी हैसियत नहीं थी। तो वो एक रात चुप चपीते फिल्म का प्रिंट लेके पाकिस्तान में वो फिल्म रिलीज हुई और बेहद कामयाब हुई। अब शेख मुख्तार की बदकिस्मती है कि कामयाबी का सेहरा बांधने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया, मगर वो दूसरी बात है। तो ये जो फिल्म है, कई फिल्में जो जो हिंदुस्तान में बनी हैं पाकिस्तान में चल, बल्कि जो हिंदुस्तान में फिल्में बनी हैं उसमें कैटेगरी है। एक मुस्लिम हिस्टोरिकल जैसे नूरजहां मुगल आजम, एक मुस्लिम सोशल है जैसे मेरे महबूब है, पाकीज़ा है, और फिर एक बी ग्रेड की फिल्में हुआ करती थी जैसे चार दरवेश है, वो अरेबियन नाइट से है, या जबक थी एक फिल्म, या अलादीन का जादू इतराग, और ऐसी फिल्में। तो ये जो सारी की सारी जो फिल्में थी, जो अच्छी फिल्में थी, वो पाकिस्तान में भी चली है। अगर जब लोग पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बंबई छोड़ के पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आए तो वो कामयाब नहीं हो पाए। जैसे मास्टर गुलाम हैदर, उनका बड़ी शोहरत है। उनकी शोहरत इसलिए है कि उन्होंने पंजाबी फोक म्यूजिक को फिल्मों में शामिल किया है। नौशाद ने लिखा है कि वो पहले एक कंपनी में काम करते थे, बंगाली कंपनी में, तो उनको धोती कुर्ता पहन के ऑफिस आना पड़ता। तो जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक को इज्जत दिलवाई है और जो रुतबा दिलाया है फिल्मों में, वो मास्टर गुलाम हैदर ने दिलवाया। बड़े कामयाब रहे वो बम्बई में, फिर वो पाकिस्तान में आ गए, मगर वो खास चले नहीं। उसी तरीके से एक और संगीतकार थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे नाशाद। उनको ज्यादा काम नहीं मिला, पर जो भी उन्होंने काम किया बड़ा आलीशान काम किया है। वो भी पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में वो कामयाब नहीं है। उनका एक लड़का है आमिर अली, जिसने गाना गाया, और जो फिल्म चूड़ियां हैं, चूड़ियां में उसका गाना है, वो नाशाद का बेटा है। तो ये भी चीज गौर करने वाली है कि जब फिल्म हिंदुस्तान में बनती है और पाकिस्तान में दिखाई जाती है तो वो चल जाती है, मगर उसको जो बंबई में काम करने वाले लोग हैं, अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तो उनको कोई ज्यादा कामयाबी नहीं। उनकी गैर कामयाबी का एक ये भी कारण हो सकता है कि वो फिल्में ही कामयाब नहीं होती। फिल्म, पाकिस्तान की इंडस्ट्री छोटी है, खैर ये इसका जो भी कारण हो, ये एक फिनोमिनन है जो ज्यादा समझने की जरूरत है। तो मास्टर गुलाम अली की पहली पिक्चर थी गुले बकावली, बकावली का गुल यानी कि, और ये पंजाबी में बनी थी और अरेबियन नाइट से। तो इसमें देखिए कि जब पारसी थिएटर शुरू होता है तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो फिरदौसी से आती है। जब फिल्में बननी शुरू होती हैं तो वो अरेबियन नाइट्स की तरफ, क्योंकि ये आपके पास खजाना है पुराना, जिसको आप नए तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, गुलाम अली breaks monopoly of Bengal music and musicians and sets the tone for Bombay music। तो जो उसके बाद का बम्बई म्यूजिक है उसके ऊपर गुलाम हैदर की, मास्टर गुलाम हैदर की स्टैंप है, उनका छप्पा लगा हुआ है, उनकी मोहर। अब मैं आता हूं टेलीविजन। पहले आप ये स्लाइड देख लीजिएगा ताकि आपको कुछ डेट्स का पता लग जाए। देखिए 1959 में दिल्ली में टीवी शुरू हुआ था। 1964 में लाहौर में टीवी शुरू हुआ, मगर वो प्राइवेट टीवी। 1971 में पीटीवी नेशनलाइज। अगले साल अमृतसर में टीवी स्टेशन लगे। बंबई में तो लगना ही था, क्योंकि बंबई कमर्शियल कैपिटल है, एंटरटेनमेंट कैपिटल है, गढ़ है। अमृतसर में टीवी इसलिए बाकी शहरों से पहले आया है कि लाहौर में टीवी है। तो जो लाहौर का टीवी था उसका, अमृतसर में उसको देखा जाता था, लोगों ने ऊंचे ऊंचे एंटीना और उस एल्यूमिनियम के बर्तन बांध के लगाए और वो देखते थे। तो इसलिए अमृतसर में वो पहले आया।
और जो जो हिंदी फिल्मों की मजबूती थी, उसका हिंदुस्तान के टीवी को नुकसान हुआ, और जो पाकिस्तान की फिल्मों की कमजोरी थी, उसका पाकिस्तान टीवी को फायदा। वो प्रिवेलिंग फिल्म कल्चर थे, उसका डायरेक्ट असर है, क्योंकि हिंदुस्तान टीवी के लिए फिल्में आसान रास्ता बन गई। आपने हफ्ते में एक फिल्म दिखा दी, 2 बार चित्रहार दिखा दिया जिसमें गानों के वीडियो दिखा दे, तो लोग खुश हो गए, मुतमईन हो गए, आपका काम नहीं है। तो वो नालायकी आ गई कि आप सिर्फ, तो जो फिल्मों का सहारा था वो टीवी को मिला, तो टीवी को डेवलप होने की जरूरत ही नहीं समझी गई। पाकिस्तान में ये बात नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान की फिल्मों, अगर टीवी पाकिस्तान का फिल्मों पे, अपनी फिल्मों पे डिपेंड करता तो उसने वैसे ही नहीं चलना था। तो उसका ये तरीका, उसका जो इलाज निकला, वो पाकिस्तान का जो ड्रामा है टीवी का, वो बहुत कामयाब हुआ। और अभी जब प्ले खुल गए थे टीवी ड्रामा, अभी भी लोग देखते हैं। और पाकिस्तान टीवी सीरियल में फर्स्ट कजिन मैरिज अलाउड हिंदी में नहीं है। तो इसमें हीरो हीरोइन है, लड़का लड़की है, वो एक ही छत के नीचे रहते हैं। अब लड़के की शादी अपनी खाला की बेटी से हो जाती है, उसकी फूफी फिर वो खुराफत कर रही है कि ये तलाक हो जाए, मेरे बेटी से इसकी शादी हो जाए। तो इससे जो कहानी में कई मोड़ आ जाते हैं, वो हिंदी फिल्म टीवी सीरियल में नहीं आ सकते, क्योंकि परमिटेड है। अच्छा, किसी वजह से जो पाकिस्तान टीवी के एक तो चेहरे हैं, लड़के लड़कियां बड़े खूबसूरत हैं और लड़कियां बड़ी शाइस्तगी से रहती हैं। अब हिंदुस्तान में जो जिस लड़की को, जिस औरत को माँ का रोल मिला है, वो बहुत दुखी है कि उसने पैसा कमाने के लिए रोल तो कर लिया है, पर उसको ये उम्मीद है कि अगली फिल्म में उसे हीरोइन का रोल मिलेगा। तो वो बुढ़ापे का मेकअप नहीं करती और 10 किलो गहने गहने पहन के सोती है। तो वो जो आर्टिफिशियलिटी है हिंदी टीवी में, वो पाकिस्तान टीवी में नहीं है। तो हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों को एक दूसरे के टीवी चैनल देखने चाहिए, और एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए। जो टाइटनेस है स्क्रिप्ट की और जो जबान की सफाई है जो पाकिस्तानी टीवी में दिखती है, उसका कुछ असर हिंदी टीवी पे हो तो अच्छा है। अब मैं आपको पंजाबी फिल्मों की बात बताना चाहता हूं। अब इस वक्त 3 पंजाब है। एक वेस्ट पंजाब है जो बड़ा है, ज्यादा खुशहाल है, था। ईस्ट पंजाब है, और अब एक तीसरा जो पंजाब आया है वो फॉरेन पंजाब, जो पंजाबी बाहर रहते हैं सब कंट्री, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, उनका एजुकेशनल लेवल हाई है, उनके पास पैसा है, और इंटरनेट की वजह से, एरोप्लेन की वजह से जो उनका दखल है अपने मुल्क में, जो पहले कम हो गया था, खत्म हो गया था, अब वो नहीं है। तो उसका जो नतीजा निकला है वो है कि मार्केट एक्सपैंड हुई है, इकोनॉमी एक्सपैंड हुई है, और उसके साथ ही टाइटली रिटन स्टोरीज और सोफिस्टिकेटेड ह्यूमर आया है हमारी फिल्मों में, हिंदुस्तान में बनने वाली पंजाबी फिल्मों में। एक जमाना था 1970-60 में, बहुत ही पुअर ह्यूमर होता था, फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया जाता था। ह्यूमर कैसे पैदा होता था? एक भेंगा है, एक आदमी है वो थथलाता है, हकलाता है, एक बहुत मोटा है। तो और अब आप अब की पिक्चरें देखेंगे तो उसमें जो ह्यूमर है, जैसे जसविंदर भल्ला है, वो सोफिस्टिकेटेड है। मगर वो एक फायदा है जो पंजाबी फिल्मों को, कि पंजाबी फिल्मों का कल्चर मुक्तसर है, एक दूसरे को समझ आ जाती है। अगर कोई गैर पंजाबी
पंजाबी पिक्चर देखेगा तो उसको जो ह्यूमर है एक लाइन का वो नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो पंजाब की खासियत है। 2-4 साल पहले मैं लाहौर आया, अनारकली बाजार में एक दुकान थी छोटी सी, और उसके पास सेकंड हैंड थर्ड हैंड टीवी पड़े हुए थे, तो पहाड़ बना हुआ था उसका, उसके पीछे कहीं वो छुपा हुआ बैठा था, तो मैं उसकी तस्वीर खींचने लगा, तो जो साथ वाली दुकान का लड़का था वो बाहर आ गया, कहता जी ऐस मनूसली क्यों तस्वीर खींच रहे हो, तो कैमरा खराब है। अब वो मुझे नहीं जानता, और मैं भी हंस पड़ा, मैंने बुरा नहीं बनाया कि भाई तू कौन है, ऐसा है। तो वो जो और पंजाबियों के लिए जो लफ्ज हैं वो फुटबॉल हैं। कई लोगों के लिए हिंदुस्तान में, जैसे लखनऊ में आप समझिए, तीर हैं, इसमें आपने इस्तेमाल किया जुमले का तो वो तीर की तरह चुभ गया। पंजाब में आपने जुमला चलाया तो वो फुटबॉल की तरह है, उसके पास फुटबॉल आया उसने आपको किक मार दी। तो ये जो सोफिस्टिकेशन है ह्यूमर की, ये रिसेंट है चीज, पहले ये नहीं थी, और ये पंजाब के बाहर मेरे ख्याल से अप्रिशिएट भी नहीं होती। और आप अगर हिंदुस्तान की पंजाबी फिल्में देखेंगे, कहीं ना कहीं उसमें शुरू में आखिर में स्टोरी के अंदर रेफरेंस में कनाडा का नाम जरूर आए, और या इंग्लैंड का नाम, या तो लड़का वहां है, लड़की वहां जाना चाहती है, या वहां का लड़का यहाँ शादी करने आया वगैरह है। तो जो हमारा सेंटर ऑफ एक्टिविटी है पंजाब के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो कनाडा चला गया, वो यहाँ नहीं है वो। तो अब हमने 3 चीजें डिस्कस की। पहले कि अंग्रेजी थिएटर से, गुजराती थिएटर से, उर्दू थिएटर से उर्दू हिंदुस्तानी की फिल्में, एक वो कल्चर है, उसका जो असर पड़ा है वो टीवी पे पड़ा है, और देखते देखते जो पंजाबी फिल्मों का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा। अब मैं लास्ट में आपको एक कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल में क्विज पूछूंगा। 1 करोड़ रुपया इनाम है, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिए। कायदे आजम और आलम आरा में क्या ताल्लुक? कोई सवाल का जवाब देना चाहते हैं? ये आप फिल्म से पूछ रहे हैं सर? आपसे आलम पूछ रहा फिल्म हूं, से? जनता से, सुनने वालों से। ओके। कायदे आजम का और हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू फिल्मों की शुरुआत के बीच में क्या ताल्लुक? चलिए मैं आपको बता देता हूं। जो पहली फिल्म बनी आलम आरा, तो उसका जो हीरो था वो स्टंटमैन, उसको इसीलिए लिया गया क्योंकि वो स्टंट करता। पहले वो किसी और थिएटर में था, उसको छोड़कर वो आलम आरा के पास आ गया। पुराने थिएटर वाले ने उसके ऊपर केस कर दिया कोर्ट में, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, करार तोड़ के भाग गया। आलम आरा कंपनी ने जिन्ना साहब को वकील किया, और उस वक्त जिन्ना साहब लाहौर बंबई में इकलौते मुस्लिम बैरिस्टर थे, और उन्होंने वो केस जिताया। तो इसकी वजह से वो आलम आरा का हीरो उसमें काम कर सका। ये बाय द वे जिसे कहते हैं कि आखिर में थोड़ी सी कहानी है छोटी सी, जो बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैंने कहा मैं रजिस्टर कर दूं। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर कोई सवाल है तो मुझे बड़ी खुशी होगी जवाब जी देते बिल्कुल हुए। सर। हम लोग आपके जो है वो थैंकफुल हैं कि आपने वक्त निकाला। मैं राजेश कोचर जी आपको बता दूं, क्योंकि जिस वक्त हमने ये सेशन स्टार्ट किया उस वक्त हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर शहजाद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद नहीं थे, बट उन्होंने कुछ ही लम्हों बाद हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। तो आपने शहजाद रफ़ीक साहब की भी फिल्में देखी हैं, तो आप वो अगर बड़ा रिपीट है। कर दें उसके बाद। यस, जी प्लीज़। जी देखिए मुझे ज्यादा नहीं मालूम है, और मुझे इतना मालूम है कि उनकी फिल्में हिंदुस्तान में दिखाई गई हैं और पसंद की गई हैं, और उनका उर्दू और पंजाबी दोनों में महारत हासिल है।
दोनों में तो, और मैं तो रफीक साहब यही दुआ कर सकता हूँ कि जॉइंट फिल्म बने, आप आए और हमारा थोड़ा कोऑपरेशन हो। देखिए, सरकार बाउंड्री कागज पे खींच सकती है, हवा पे तो कोई बाउंड्री खींच नहीं सकती। तो चाहे वो कल्चर है, चाहे वो वायरस है, वो तो हवा में चला जाता है। तो अगर हम ऐसा माहौल पैदा कर सकें जिसमें कि जो कलाकार हैं वो एक दूसरे मुल्क में काम कर सकें। खैर, पाकिस्तान की इकोनॉमी फिल्मों की छोटी है, काम भी कर सकते हैं, पर जो जॉइंट फिल्म है बनाना, मेरे ख्याल से वो बहुत बहुत, किसी की दूसरे की फिल्में देख लेना, उसकी तारीफ कर देना एक चीज है, उसके इल्म का, उसकी सेंसिटिविटी का फायदा उठाना और उसको इंटीग्रेट करना बहुत बड़ा, सेंसिटिविटी का फायदा उठाना और उसको इंटीग्रेट करना बहुत बड़ा। चलें सर, आपने जो कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल में एक प्रश्न पूछा, उसको तो बूझने में जो है वो हम लोग नाकाम रहे। बट इससे पहले कि हम अगले सवाल जवाब या क्वेश्चन आंसर की तरफ हम बढ़ें, उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा अपने आज के गेस्ट ऑफ ऑनर, और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि एट द 11th आवर मैंने उनसे कांटेक्ट किया। सैयद नूर साहब भी हमारे साथ मौजूद होते, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द फैमिली उनके साथ कोई मिसहैप हो गया कल, तो जिस वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। तो शहजाद रफ़ीक साहब को मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, वो खा सलाखें हो, खा वो रुखसती हो, खा वो मोहब्बतां सच्चियाँ हो। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करूँगा, मैं आपके साथ उनके लिंक भी शेयर कर दूँगा। ऐसी फिल्में जो शहजाद रफ़ीक साहब ने बनाई हैं, कम से कम 2 फिल्मों का जो नाम है वो मैं लूँगा। ऑल दो उसमें हमने आपके देश हिंदुस्तान से भी थोड़ी सी हेल्प ली। सोनू निगम को हमने उसमें सुना, श्रेया घोषाल को उसमें हमने सुना, कुमार सानू को हमने उसमें सुना। तो उन्होंने 4 चांद लगाए बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ आतिफ असलम, नुसरत फ़तेह अली खान और राहत फ़तेह अली खान, जावेद शेख आपकी फिल्मों में 4 चांद लगाते हैं। तो शहजाद रफ़ीक साहब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें ना सिर्फ पूरा सेशन ज्वाइन किया बल्कि आपकी गुफ्तगू भी सुनी। मैं चाहूँगा कि चंद जो है वो अल्फाज शहजाद रफ़ीक साहब भी इनायत करें, उसके बाद फिर मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानान का शुक्रिया अदा करूँगा और डॉक्टर मुज़म्मिल सईद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और उनको दावत दूंगा। शहजाद रफ़ीक साहब, ओवर टू यू प्लीज़। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। शहजाद भाई, आपका माइक म्यूट है। जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया और डॉक्टर साहब को सुनने का मौका दिया, और मैंने एक स्टूडेंट की हैसियत से ये सारा सेशन जो है वो अटेंड किया है। बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे मिली है हैसियत फिल्म स्टूडेंट, तो उसके लिए तो मैं भाई आपका मशहूर। तो बाकी जहाँ तक डॉक्टर साहब ने बात की है कि जॉइंट वेंचर होना चाहिए, उस सिलसिले में मैंने काफ़ी कोशिश जो है वो की है। एक टाइम पे हम कामयाब भी हो गए थे। जावेद सिद्दीकी साहब उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था, गुलजार साहब ने गाने लिखे थे, अनु मलिक साहब उसके जो है म्यूजिक डायरेक्टर थे और कबीर लाल साहब कैमरामैन थे, मैं डायरेक्टर। तो वो सिलसिला बस कोई 2 गानों की रिकॉर्डिंग तक जो है ना वो चला, उससे आगे ना बढ़ सका, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं, मगर सम टाइम जो है ना कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है, वो हमारी इंडस्ट्री पर होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल्म जो है वो मैं समझता हूँ कि ये फिल्में हमारी उधर चले, उधर की इधर चले, तो ये एक वेंटिलेशन का काम देती है। ये सिनेमा जो है, ये सिनेमा बड़ा पावरफुल टूल है, ये बहुत ही पावरफुल टूल है, और पॉलिटिकल सबसे ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर आता है, इसलिए कि इसकी कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट जो है फिल्म जो है डायरेक्ट असर करती है। ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है ना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे की तहजीब, एक दूसरे रिलेशंस, तो ये सारा जो है ना वो फिल्म से जो है ज्यादा कम्युनिकेट होता है।
पॉलिटिकल इसी के ऊपर ही जो है ना वो सबसे ज्यादा असर होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल्में जो है वो खुलनी चाहिए, हमारी उधर चलनी चाहिए, उधर की फिल्में इधर चलनी चाहिए। ये एक हमने जो है सब कॉन्टिनेंट का सिनेमा को जो है ना पावरफुल करना है, उसे इम्पावर करना है। और इंडियन सिनेमा जो है, इंडियन सिनेमा उसकी अपनी एक अहमियत है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और इंडियन सिनेमा से हम सीखते हैं जो है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंडस्ट्री हमसे बहुत आगे है, बहुत बड़ी है। लेकिन अगर ये टैलेंट जो है दोनों तरफों का, अदर का टैलेंट और उधर का टैलेंट इकट्ठा हो तो क्या शानदार चीजें जो है ना वो तख्लीक हो। तो मेरी तो विश है कि जो है ये फिल्में, जो सिलसिला रुका हुआ है फिल्मों का रिलीज का, ये दोबारा से खुलना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। मैं तो खुद भी जो है ना वो सीखता हूँ, इंडियन सिनेमा से सीखता हूँ। मैं किस किस का नाम लूं, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, हृतिक घाटक, अपर्णा सेन, अपना शाजी करन, अगर हम उस मलयालम में आ गए। बहुत सारे ऐसे जो है मेकर्स हैं जिनकी फिल्मों से हम सीखते हैं। वो हिंदी हिंदी नहीं, जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं, वो बंगाली मलयालम मेकर्स हैं। तो हम तो बहसीयत स्टूडेंट जो है ना सीखते हैं इंडियन फिल्म से। इंडियन फिल्म बड़ी है, इंडियन फिल्म वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे बड़े हैं। मैं अपनी पोस्ट प्रोडक्शन वहां पे जाके की है, अपने सिनेमा को अपग्रेड करने के लिए हमने वहां जाके काम किया और सीखा है। और मैं स्टूडेंट से भी यही जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप फिल्में देखें, आप सिर्फ बॉम्बे की फिल्में ना देखें, बॉम्बे में भी बहुत आला काम हो रहा है। आप वहाँ का जो रीजनल, इंडिया का जो रीजनल सिनेमा है उसको सलूट है भाई, बड़ा बड़ा आला काम वहाँ पे होता है, बहुत ही आला। अब जो पंजाबी सिनेमा है इस वक्त इंडिया का, एक वक्त था कि हमारी फिल्मों का असर वहां पे था। हम जिस तरह लाउड फिल्में यहाँ पे हमारे पंजाबी बनती थी, उसी तरह की वहाँ उन्होंने पंजाबी बनानी शुरू कर दी, लाउड फिल्में, कुछ कॉपी भी हुई फिल्में। लेकिन अब जो पंजाबी सिनेमा है, आज का इंडियन जो पंजाबी सिनेमा है, उसको वही सल्यूट है। उन्होंने जो स्टोरी टेलिंग का अंदाज अपनाया है वो बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही आला काम कर रहे हैं। तो मैं खुद पंजाबी फिल्में देखता हूँ और बड़ा एंजॉय करता हूँ, और बड़ी ही उम्दा फिल्में इस वक्त है ना वहाँ पे पंजाबी बन रही है। फिर पैरेलल सिनेमा में जो वहाँ पे काम हुआ है वो बड़ा लाजवाब है। अब अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाए, मैंने शुरू शुरू में जो है ना मुझे इंडियन पैरेलल सिनेमा की फिल्में देखने का शौक हुआ। तो मैं वो ढूंढ ढांड के जो है ना साइकिल पे जो है ना, स्टूडेंट था मैं, फिल्में जनाब श्याम बेनेगल की फिल्में, जनाब गोविंद निलानी की फिल्में, मर्चेंट साहब थे उनकी फिल्में, और अपना बहुत सारे डायरेक्टर जिनकी जो है ना वो फिल्में, उस वक्त एक ट्रेंड चला था। तो मेरे वाले साहब जो है ना, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे, वो मुझे जो है ना वो वॉच करते थे कि ये कर क्या रहा है। तो खुसूसन गुलजार साहब की फिल्में, तो वो मुझे जो है ना उन्होंने कहा कि यार ये जो फिल्में आप देख रहे हो ना, ये फिल्में ठीक है, ये इशू बेस्ड फिल्में हैं, ये सारा कुछ है, लेकिन ये जिन लोगों के लिए बनाई जा रही है ये उन पे असर नहीं कर रही। आप सलमा देखो, गुरुदत्त साहब का सलमा देखो, आप राज कपूर साहब का सलमा देखो, बात उन्होंने भी ऐसी ही बातें की है जैसी बातें इन फिल्मों में होती हैं, लेकिन उनके बात करने का ढंग और है। उन्होंने जिस अवामी अंदाज में बात की है, जिस कमर्शियल अंदाज में बात की है, लोग एंटरटेनमेंट भी ले रहे हैं और लोग सबक भी ले रहे हैं। तो फिर मुझे जो है ना वो गुरुदत्त साहब का सिनेमा देखने का इत्तेफाक हुआ। मैं बस उसके इश्क में खो गया, गुरुदत्त साहब की जो है ना फिल्में। फिर राज कपूर साहब, वो अपना एक वो अलग सिनेमा है, ये दोनों अपना जो है ना ये अलग स्कूल ऑफ थॉट है। फिर अपना उम्र थोड़ी सी बड़ी तो एक रोमांटिसिज्म में यश चोपड़ा साहब का जो है स्कूल, और गुलजार साहब तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट जो है। उनकी फिल्मों से हम सीखते हैं, उनकी फिल्मों, उनका जो स्टोरी टेलिंग का अंदाज है, उनका जो एक
फ्लैशबैक में स्टोरी टेलिंग जो है वो एक अपना अंदाज है उनका उनका एक अपना वो सिलसिला है। तो इस तरह हमारे यहाँ इंडियन फिल्म का असर जो है वो हमारे मेकर्स पर रहा है और ये रहेगा, और हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमें अपनी फिल्म को अपग्रेड करने के लिए हमें इंडियन फिल्मों की तरफ झांकना, देखना और परखना बहुत जरूरी है। इंडियन सिनेमा को, इंडियन जो डायरेक्टर्स हैं उनके स्कूल ऑफ थॉट को, यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत उम्दा काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सोशल रियलिज्म के ऊपर हमारे यहाँ बड़ा अलग काम हुआ है। एजे कारदार साहब ने जागा हुआ सवेरा बनाई थी, अपना नवाज शाह साहब की फिल्में हैं, खलील कैसर साहब की फिल्में हैं। तो उधर हम नजर डालें तो सत्याजीत साहब का जो सिनेमा है वो बड़ा लाजवाब सिनेमा है। आपको चीजें सीखने को मिलती हैं, वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा। हम मर भी जाएंगे, अगली नस्ल भी आ जाएगी, वो सिनेमा तब भी आउटडेटेड नहीं होगा। आप ढूंढ के ऋतिक घाटक की फिल्में देखें। ऋतिक घाटक मैं नहीं समझता, वैसे तो फिल्म स्टूडेंट में बात करूंगा, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है, कि वो सत्याजीत रे से कोई कम डायरेक्टर नहीं थे। सत्याजीत रे को एक्नॉलेजमेंट जो है ना वो बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट मिली है, और वो मैं समझता हूँ कि ये हमारे सब कॉन्टिनेंट सिनेमा की शान है। तो उसे मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि वो हिंदुस्तान के डायरेक्टर थे, मैं तो सब कॉन्टिनेंट का सिनेमा मानता हूँ। तो ऋतिक घाटक जो है वो भी कम नहीं थे। मैं स्टूडेंट से यही गुजारिश करूंगा कि भाई आप ऋतिक घाटक का सिनेमा देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप देखिए कि कुछ डायरेक्टोरियल शॉट्स होते हैं जो डायरेक्टर लेता है। ऋतिक घाटक के सिनेमा में आपको साउंड इफेक्ट से जो है ना वो क्रिएशन मिलेगी। उस बंदे ने साउंड के ऊपर जितना काम किया है, साउंड से ऐसी ऐसी क्रिएशन की है, ऐसे ऐसे इफेक्ट्स क्रिएट किए हैं, तो लाजवाब है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज का सेशन जो है बड़ा अच्छा रहा, बड़ा इंफॉर्मेटिव था। बड़ी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला। नॉर्मली हम हिस्ट्री की तरफ जाते नहीं है, तो हमें आज बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शहजाद रफीक साहब। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अपने जो स्पेशली हिंदुस्तानी दोस्त हैं हमारे साथ, सीनियर पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें रमेश कपूर साहब ने सारा जो है वो सेशन सुना, और किया धर्मवीर साहब ने, इन्होंने, मैं इनको रिकमेंड करूंगा स्पेशली कि मोहब्बतां सच्चियां अगर आप एक बार देखें, इफ़ यू अंडरस्टैंड पंजाबी, तो आपको किसी भी तरह से जो हिंदुस्तानी सिनेमा की पंजाबी फिल्म है या बॉलीवुड लेवल की एक फिल्म है, एक तो यह है कि उसमें आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो सुनने को मिलेगा, और स्क्रिप्ट से लेकर डायलॉग्स तक और डायलॉग से लेकर सिनेमाटोग्राफी तक एक मास्टरपीस है, जिसको मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ पाकिस्तानी, प्राउडली किसी भी प्लेटफॉर्म पे पेश कर सकता हूँ कि दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। और वो सारा सेहरा जो है वो शहजाद रफीक साहब के सर जाता है। इसी तरह से एक लिस्ट है जो शहजाद रफीक साहब की फिल्मों की, जो जिनको हम गिनवा सकते हैं, जिन पे बात करते हैं, हम इस पर मुसलसल बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। इस सिलसिले को हमने कोशिश की, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मीडिया हिस्ट्री, इसमें हमने हिस्ट्री पढ़ी, इसमें हमने अखबारात के इतिहास को पढ़ा, इसमें हमने युद्ध को पढ़ा, इसमें हमने टेलीविजन की हिस्ट्री पढ़ी, इसमें हमने रेडियो की हिस्ट्री पढ़ी। और जब बात आती है फिल्म इंडस्ट्री की, तो हमारी रूट्स जो हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, वो चूंकि सब कॉन्टिनेंटल की बात होती है, उसमें प्री पार्टीशन 47 से पहले हमें जाना पड़ता है। तो 47 से पहले झांकने के लिए इससे बड़ा, इससे अच्छा इतिहासकार हमें नहीं मुयसर था। राजेश कोचर साहब हमारे साथ, दूसरे भी सीनियर असातिज़ा और दूसरी यूनिवर्सिटी से भी असातिज़ा और चेयरपर्सन जो हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने भी हमारा सेशन सुना है, जिनमें मियाँ जावेद असलम साहब हैं, जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं, और इसके अलावा जो है वो डॉक्टर लुबना जहीर साहिबा, जो कि मेरी टीचर हैं। मैं गुजारिश करूंगा मैडम के अगर आप भी कुछ शब्द जो हैं वो इनायत करें आखिर में, वाइंड अप करने से पहले, तो ये हमारे लिए एजाज की बात होगी। डॉक्टर लुबना जहीर साहिबा जो हैं, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद, शी हैज अपॉइंटेड रिसेंटली अ न्यूली डेवलप्ड
डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग इन पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है कम्युनिकेशन स्टडीज बहुत का। शुक्रिया। डॉक्टर लुबना ज़हीर साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सबको। बहुत शुक्रिया अजहर। एक तो बहुत अच्छा लगा इतने लर्नेड लोगों को सुनकर, डॉक्टर राजेश साहब को, शहजाद रफीक साहब को तो हम फ़ैन हैं बिल्कुल इनके और इनके काम के। बहुत शुक्रिया, बड़ी मुझे लगता है सक्सेस है। मैं तो बल्कि टेक्स्ट आपके लिए लिखा है कि आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इतना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। बड़ा लर्निंग मेरी भी हुई और मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे ज्वाइन करूँगी। तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया मैम। डॉक्टर ये राजेश साहब को भी शुक्रिया और शहजाद रफीक साहब का भी शुक्रिया। बल्कि हम भी कभी अपने डिपार्टमेंट के लिए और अपने स्टूडेंट के लिए और खुद अपने लिए इनसे टाइम लेंगे। डेफिनेटली मैम, आई आपकी, स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन इंडिया, और डॉक्टर राजेश कोचर साहब के साथ जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का मैंने स्कूल ऑफ मैस कम्युनिकेशन विजिट किया, तो उनकी चेयरपर्सन जो थी, उनकी तरफ से ये खुला हमें जो है वो ऑफर था कि हम एक प्रॉपर कोलैबोरेशन करेंगे, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस वो चीज़ें आगे नहीं चल पाई। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर राजेश कोचर साहब, मैं आपसे माजरत भी चाहता हूँ अपनी टूटी फूटी हिंदी में। मैंने जिस तरह से भी कोशिश की है आपको फैसिलिटेट किया है, ऑल दो आई एम अ पंजाबी स्पीकिंग बॉय, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं उनको कोई शुद्ध किस्म की उर्दू में मैं ना फंसाने की कोशिश करूं। तो आई ट्राइड माय बेस्ट। अभी हम बढ़ते हैं एक मुख्तसर शॉर्ट से सेशन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जो है वो हम शुरू करते हैं। उसमें आपके यहाँ जो है वो प्रश्न आएंगे और आपको उनका जो है वो शॉर्टली उत्तर देना पड़ेगा। इसके लिए हाउस ओपन है जी। स्टूडेंट्स, यू मे आस्क द क्वेश्चंस। आप मोहिबुल हसन सबसे पहले हैं जी। मोहिब प्लीज आप। जी बहुत शुक्रिया सर। एक तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने एक लाइब्रेरी जो है हिस्ट्री की वो हमारा उससे इंटरेक्शन कराया। और राजेश साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें दिया। इससे पहले ये पर्सपेक्टिव एटलीस्ट मैंने नहीं देखा या मैंने विजुलाइज नहीं किया। अच्छा, मेरा एक और जो दूसरा एक मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपके हमारे पड़ोसी मुल्क होने के नाते जो आपके यहाँ कोविड की सिचुएशन है, उसकी वजह से हमें भी उतना ही दुख है और हम लोग आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। आई होप कि ये जल्दी ओवर हो जाए और चीज़ें नॉर्मल की तरफ जाएं। सवाल मेरा ये है कि आपने जिक्र किया पार्टीशन के वक्त कुछ फिल्म साज और कुछ लोग पाकिस्तान आ गए और कुछ पंजाब से उधर चले गए, लाहौर से। और मेरी अजम्पशन है कि उस वक्त दो ही मेन फिल्म इंडस्ट्री की प्लेसेस थी, बॉम्बे और लाहौर। अच्छा, सवाल ये है कि आपके ख्याल में जो मुसलमान आर्टिस्ट वहां से उनका मास एक्सोडस हुआ पाकिस्तान की तरफ, उसकी वजह से क्या बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कोई इम्पैक्ट आया? क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जो हिंदू आर्टिस्ट गए और हिंदुस्तान अलहदा हुआ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था वो मार्केट हमारी छोटी हो गई और वो टैलेंटेड लोग जो टेक्निकली बहुत साउंड थे वो चले गए उधर। तो क्या ऐसा ही इम्पैक्ट आपके ख्याल में बॉम्बे की इंडस्ट्री पे भी आया? नहीं, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सिवाय मैडम नूरजहां के, जिनके आने से हिंदुस्तान छोड़ने से कमी महसूस की गई। अच्छा, वो 47 में बहुत कम, 47 में मैडम नूरजहां आ गई, जो नासिर खां हैं जो दिलीप कुमार के भाई हैं, या नाशाद हैं, या गुलाम हैदर भी 47 में आ गए थे। नाशाद फिर इससे काफी लेट आए हैं, थोड़ा सा लेट आए हैं। तो बल्कि मैंने एक यूट्यूब पर देखा, वो तेरी याद के बारे में था, तो उसमें काफी गलतियां थी कि इन द सेंस उसमें फैक्चुअल एरर्स हैं, वो बात ठीक नहीं है। जो लोग वहां से आए हैं तो उनकी तादाद ज्यादा नहीं। ज्यादा जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ वो होना ही था कि जो उर्दू का सेंटर है वो बम्बई शिफ्ट हो गया। जैसे कमाल अमरोही है, वो घर से पैसे वैसे लेके चुरा के कैसे भी हैं लाहौर आए। लाहौर में उन्होंने एक रसाले में काम किया, फिर वो बम्बई आ गए। एक
काफी पहले की बात है, 47 से। अच्छा, जब 47 में B.R. चोपड़ा थे, रामानंद सागर। अब रामानंद सागर का सागर तखल्लस है, उसका सरनेम चोपड़ा। अच्छा, एक शायर थे नक्श लायलपुरी, बड़े मशहूर हुए, और उनके बच्चों ने भी, खानदान ने भी लायलपुरी को अपना सरनेम बना दिया है। हालांकि शर्मा वर्मा थे, वो नहीं लिखा उन्होंने। तो जो एजुकेटेड मुस्लिम थे, सॉरी, उर्दू में एजुकेटेड हिंदू थे, वो आ गए हिंदुस्तान। अच्छा, अब तो एक तो उसकी वजह ये रही है कि इंडस्ट्री बड़ी थी, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री बड़ी। अब जो लोग हिंदुस्तान छोड़कर गए हैं, जैसे नाशाद हैं, गुलाम हैदर हैं या नूरजहां हैं, उनके जाने के पीछे क्या कारण है वो मुझे मालूम नहीं है। और ये भी मैं, अच्छा कि आपने ये सवाल उठाया कि जब कोई फिल्म के ऊपर रिसर्च करे या कोई MPhil करे, PhD करे, तो ये जो सवाल हैं, हमें सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इधर उधर से पता है, किसी ने गहराई से उसको स्टडी नहीं किया। हेलो, बहुत जी जी, शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। मिस नूरुल एन नासिर हमारी फैकल्टी मेंबर हैं स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज से। तो मिस नूर वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चन। हाँ नूर प्लीज। हेलो सर, इट वाज अ प्लेजर हाँ, लिसनिंग टू बोलिए। यू। जी सर, बहुत खुशी हुई आपकी बातें सुन के, और बहुत ही फ्रूटफुल एक्सपीरियंस था। मेरा बस थोड़ा सा एक चीज़ थी मेरे जहन में, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। यू आर अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज एंड यू विल गाइड मी इन अ बेटर वे। पहले की निस्बतन अब जो है, जो भी पॉलिटिकल सिनेरियोज चल रहे होते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन जो सिनेमा है उसमें आती है, मोर देन द पाकिस्तानी सिनेमा। बॉलीवुड में ख़ास तौर पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पॉलिटिकल सिनेरियोज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, जिससे जो है वो हमारे यूथ में, क्योंकि आपको हम कहते हैं बड़ा ओपनली कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, आर्ट हैज़ नो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट शुड नॉट बी इन आर्ट्स, और आर्ट्स को तो आज़ाद होना चाहिए, और ये तो कल्चरल कम्युनिटीज़ को बनाने के लिए आर्ट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ कि जब ये पॉलिटिकल सिनेरियोज या पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से कभी आप हार्मनी से रेलिवेंट चीज़ें बना रहे हैं, मूवीज़ बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, कभी आप हेट्रेड और इस्लामोफोबिक कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारा यूथ, जिससे आप अभी सब जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सब यूथ का हिस्सा हैं, तो यूथ बहुत इन्फ्लुएंस होती है इस चीज़ से। मैं आई जस्ट वांटेड टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन इट। थैंक थैंक यू यू नूर, सर। मिस आपकी नूर। बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। पहली तो चीज है कि आर्ट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पर वो हो नहीं पाती। दूसरी चीज है, जैसे अब आप शायरी कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, तो वो पर्सनल लेवल पे हो सकता है। फिल्म बहुत बड़ी चीज है, उसको, उसमें पैसा चाहिए, सरकारी सपोर्ट चाहिए, पैट्रनेज चाहिए, वो नहीं बनता है। और दूसरे, जब स्टेट सपोर्टेड कोई चीज होती है ना, तो लोग डर जाते। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार करो। अरे वाह, वाह वाह। माहीन हाशमी नेक्स्ट हमारी जो है वो पार्टिसिपेंट हैं जो क्वेश्चन करना चाह रही हैं। थैंक यू वेरी मच सर। माहीन, माहीन आप, जी प्लीज। हाँ, सर बहुत अच्छा लगा आपने जैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात की है, हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र किया, ड्रामास के बारे में बताया, टीवी के बारे में बताया, और थिएटर्स के बारे में बताया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ये दोनों देश जो हैं लैंग्वेज के लिहाज से और कल्चर के लिहाज से मिलते जुलते हैं, तो ऐसी क्या वजूहात आई कि जो जैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है वो हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पीछे रह गई है, और जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा, मैं देखती हूँ कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के ड्रामास को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पसंद किया जाता है।
तो इससे क्या वजूहत हैं कि जो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री है वो हिंदुस्तान ड्रामा इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है, और जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है वो हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा आगे चली गई हुई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? राजेश ये जी, मैंने जो मैं रिपीट प्रश्न ये है कि क्या इसका कारण है कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है, जब हमारी शुरुआत एक ही जगह से हुई थी, जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे निकल गई, जबकि हिंदुस्तानी ड्रामा जो है उसका मयार बहुत ज्यादा नीचे रहा और पाकिस्तानी ड्रामा ऊपर चला गया। देखिए, वो दोनों रिलेटेड हैं। जब फिल्म आगे चली गई तो टीवी की तरफ ध्यान कम हो गया, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी। जो पाकिस्तान का टीवी है वो कंपेंसेट करता है पाकिस्तान फिल्मों की कमजोरी को। हिंदुस्तान में अगर आपका टीवी चैनल सिर्फ फिल्में ही दिखाए तो चल जाएगा। पाकिस्तान में अगर आप टीवी पर सिर्फ पाकिस्तान की फिल्में दिखाएं तो चैनल बंद हो जाएगी। तो एक तो पुरानी ट्रेडिशन रहती है किस्सा गोई की है, वो है हिंदी फिल्मों में भी। अगर तो मैं सिर्फ जो मैंने बात कही और मैं वो मुख्तसर में दोबारा कह रहा हूँ, चूंकि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री निहायत कमजोर थी और है, उसके लिए जो सुधारने का बीड़ा है वो टीवी ने उठाया है। हिंदुस्तान में टीवी को जरूरत नहीं पड़ी डेवलप करने की, क्योंकि वो फिल्मों के सहारे जी गए। बहुत शुक्रिया। बिलाल एहसन अख्तर नाज हमारे जो हैं वो कोलीग हैं, वो आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। हाँ, बिलाल साहब प्लीज। साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव सेशन था जो भी हमने सारा डॉक्टर साहब से भी सुना, शहजाद रफीक साहब से भी सुना। बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदू किया और मौका दिया। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है बेसिकली, जिस तरह उन्होंने एक बैरियर का जिक्र किया कि जी पीटीवी के ड्रामे जब आए तो एक ऐसी चीज थी कि जो उन्होंने रिश्तों की बात की ना, कि जी वो कजन मैरिजेस का जिक्र किया, वो एक ऐसा था कि जिसकी वजह से पीटीवी के ड्रामे ज्यादा देखे गए। इसी तरह एक बैरियर का मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे स्पेसिफिकली, और उस हवाले से आपकी रहनुमाई भी चाहूंगा, आपकी कोई इस हवाले से ज्यादा वर्किंग होगी, कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो फिल्म की नाकामी की एक बड़ी वजह थी वो शायद हमारा जो नॉर्म्स थे, हमारा वैल्यूज थी, जो हमारे कल्चर का एक हिस्सा थी, वो रहे। स्पेसिफिकली अगर ज्यादा मैं ऐसे करूं तो वो ये चीज थी कि हमारा जो मजहब था बेसिकली वो शायद कहीं ना कहीं आड़े आया निस्बत इंडियन सिनेमा के। इंडियन सिनेमा को उस तरह से बिल्कुल जो है वो ग्लैमर की बात की जाए इंडियन सिनेमा के अंदर, अभी भी आप देखते हैं कि वहाँ पे आइटम सॉन्ग्स का जो मामला है और इसी तरह दीगर जिसे कहते हैं ना ग्लैमराइज किया गया पूरे सिनेमा को। मेरा ख्याल है शहजाद रफीक साहब भी मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे। तो वो एक बड़ा कंसर था। तो इस चीज को आप क्या समझते हैं, किस तरह से इस बैरियर को खत्म करके अभी भी अब आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है, पहले की निस्बत तो ये जो बैरियर है अब काफी कम हुआ है, लेकिन फिर भी मजीद इसको आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि वो भी इंडियन सिनेमा के साथ जो है वो अपनी जिसे कहते हैं कि मार्केट को शेयर कर सके या अपनी प्रोडक्शन को बेहतर कर सके और अपने स्क्रीन को मजीद अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके नाज़रीन के लिए। देखिए बिलाल साहब, आपने ठीक बात कही। पाकिस्तान में जैसा कि आप कह रहे हैं, टीवी को फिल्म सिनेमा को दबाने में सरकार का हाथ है, मजहब का हाथ है, मगर सिर्फ मजहब अकेले का हाथ नहीं है। जब हिंदी फिल्में बननी शुरू हुई तो अच्छे घरों की लड़कियां टीवी पर नहीं आती थी, फिल्मों में नहीं आती थी। तो शुरू में या तो जो सुंदर से कमसिन लड़के थे उन्होंने वो लड़कियों का रोल किया, या जो तवाइफें थी। अब जैसे देखिए नरगिस की माँ है वही, और जद्दन बाई, निम्मी की माँ है वहीदन बाई। तो शुरू में जो गाने में भी जो औरतें आई, तो जो तवाइफ कल्चर था वो फिल्मों में आ गया, और उसमें मजहब की बात इतनी नहीं है, क्योंकि बाद में अब अच्छे घरों की लड़कियां आ गई फिल्मों में, क्योंकि पैसा इतना है। वो अब बल्कि कई दफा अब तो हमारा पेंडुलम दूसरी तरफ चला गया। अगर आप
टीवी पर देखें तो 8-8 10-10 साल की वो लड़कियां हेलन के गाने गा रही हैं, उनको कोई और काम करना चाहिए बनिस्बत के वो इस तरह के गाने गाएं। तो सिर्फ मजहब का ही सवाल नहीं है, जो सोशली इंसान को सांस लेने की इजाजत होनी चाहिए, वो धीरे धीरे आता है। दूसरी एक और भी चीज है, आप ये मत भूलिए कि जो पाकिस्तान का छोटा साइज है वो कंट्रोल करना आसान है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि यहाँ पर जब कंट्रोल करने की कोशिश की भी जाती है तो वो कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा है और डाइवर्स है। आपको मैं मजहब की बात छोड़िए, हमारा जो सेंसर बोर्ड है उसकी कई सच्ची बातें जो लतीफों की तरह हैं। एक फिल्म आई थी छलिया, छलिया में एक गाना था, छलिया मेरा नाम छलना मेरा काम। सेंसर बोर्ड ने ऑब्जेक्ट किया कि आप छलना मेरा काम नहीं कह सकते। तो धीरे धीरे तब्दीली आती है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है, और जो स्टेट है, स्टेट को लोगों का दिमाग और जबान कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। छोटे मुल्क में वो कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं, मगर ज्यादा देर तक वो नहीं है। जो कर रहा है, जो चल रहा है, उसके ऊपर आप नजर रखिए, मगर चलने दीजिए। हवा को गिरफ्तार करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो हवा गिरफ्तार हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया सर। एक आखिरी सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। थैंक्स डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। इफ्तिखार जी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि पहले जो था हमारी थोड़ा में आवाज इंडिया में कमजोर हो गई है। जब कोई आवाज सही आ रहा है? जी जी बोलिए इफ्तिखार। डॉक्टर साहब ने कहा था कि इससे पहले के लिए लोन वगैरह नहीं दिया जाता, तो उस टाइम आवाज थोड़ी ये लोग पैसे लेते थे वो अंडरवर्ल्ड से लेते थे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा था। लेकिन अभी उधर पॉलिसी आ गई कि उधर बैंक के थ्रू इन लोगों को लोन दिया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब मेरा ये सवाल ये है कि जब आप लोग जैसे कि कोई फिल्म इंडस्ट्री वाले अगर अंडरवर्ल्ड के थ्रू पैसे लेते थे तो वापस उन्हें किस तरीके से अदा करते थे? या मुझे तो लगता है कि लोग ब्लैक मनी को देकर व्हाइट मनी लेके जा रहा है, इसी तरह का, या नहीं कुछ और ही उनका फंक्शन होता है? जी राजेश साहब, आपने सवाल सुन लिया? मुझे समझ आ गया है जी प्लीज। इफ्तिकार भाई, ना तो मैं अंडरवर्ल्ड से हूँ ना फिल्मों से हूँ तो आपके सवाल का जवाब मैं दे नहीं सकता, मगर इतना मालूम है जैसे कि हमारे हाजी मस्तान थे, आजकल उनकी बड़ी इज्जत है, उस जमाने में तो उनको अंडरवर्ल्ड का गिना जाता था। और ये बात जाहिर है कि अभी भी अंडरवर्ल्ड का फिल्मी दुनिया पर असर है। और अच्छा, चूंकि फिल्मी पैसा कैश में जनरेट होता है थिएटर में, तो वो लेन देन आसान रहता है। बहुत सारा जो मेरा ख्याल है फिल्मों का बहुत कम खर्चा है जो कि वाइट में होता होगा, और आजकल वाइट का रोल बढ़ गया होगा, जिस तरह के टीवी पर आता है वो सारे चेक से पेमेंट होगी। मगर जो इतना पैसा खर्च होता है, अगर आपने 50-100 लाख 10-20 50 लाख, आजकल तो करोड़ों में बात होती है, वो ले लिया है, और वो ब्लैक मनी तो हर जहां पैसा आएगा वहां ब्लैक मनी जनरेट होगी, जहां ब्लैक मनी जनरेट होगी वहां हैंकी पैंकी तो होगा ही होगा। मगर अब एक तो उनको फिल्मों को बैंकों से पैसा मिल जाता है, पर उससे ज्यादा जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो फिल्म प्रोडक्शन में आ गए हैं, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो फिल्मों में आ गए। तो अभी फिल्मों में अच्छा, दूसरे जो हमारी आमदनी होती है फिल्मों से बहुत ज्यादा है, जो चल जाती है। मैं देख रहा था विकिपीडिया में, जो पाकिस्तान की सुपर हिट फिल्म है उसकी आमदनी 70 करोड़ थी मैक्सिमम। हिंदुस्तान में बहुत सारी फिल्में 100 करोड़ क्लब में पहुंच जाती है, और जो बहुत कामयाब हो जाती है, जैसे सलमान खान की फिल्म तो 300-300 करोड़ तक पहुंच। तो फिल्मी दुनिया में इतना ज्यादा पैसा है
कि हाई इंटरेस्ट रेट पे भी लोग लेके फिल्म बना देते, या तो वो डूब जाती है, अगर चल गई तो 10 दिन के अंदर आपके पास 100 करोड़ रुपया आ जाएगा, 50 करोड़ रुपया आ जाएगा। तो इसलिए जो फिल्म की इकोनॉमिक्स है उसमें रिस्क है, मगर वो रिस्क इसलिए लोग उठाते हैं कि और कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि अगले आज मेरी फिल्म रिलीज हुई है 10 दिन में मेरी जेब में 50 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान से जुड़े हमारे साथ रमेश कपूर जी, किया साहब एंड धर्मवीर जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने स्पेशली जो है वो पार्टिसिपेट किया। राजेश कोचर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद रफ़ीक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में सरबराह इदारा डीन स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से डॉक्टर मुजम्मिल सईद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का जो है वो शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ये सारा जो आज हमने एक ऑनलाइन मेला सजाया है, इसकी सुपरविज़न जो थी वो हमारे डीन डॉक्टर मुजम्मिल साहब की थी, और उनकी सपोर्ट, उनकी हेल्प के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। तो आई वुड रिक्वेस्ट हिम, डॉक्टर मुजम्मिल सईद साहब प्लीज़, अगर आप। थैंक यू वेरी मच। एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया खासकर प्रोफेसर डॉक्टर का, और इंडियन इंडस्ट्री का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे नाम डॉक्टर राजेश का पुकारा गया तो मेरे जहन में राजेश खन्ना आया ना, राजेश खन्ना। डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो इस तरह से असरअंदाज होती है, इंडियन फिल्म्स, इंडियन कल्चर। और कई मरतबा तो हमें याद है कि काफ़ी पुरानी फिल्म हमें याद है, तो हमने 5-6 बार देखी थी शायद। ये चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेट करती हैं सोसाइटी में, और इश्यूज और फिल्म के टॉपिक्स बहुत सारे एक जैसे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में इंडियन सिनेमा को खासकर बड़ा अहमियत हासिल है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लैंग्वेज है कि लोगों को ज़बान वो पंजाबी में हो या हिंदी में हो या उर्दू में हो, वो समझ आती है। तो ये एक लैंग्वेज का बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट यानी कि जो एक किरदार है। और सबसे ज़्यादा चीज़ें डेफिनेटली तमाम लोगों ने बताई हैं। उसके अलावा जो हमारे गेस्ट थे, मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और क्या कहते हैं कि इससे जो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। और आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है इंडिया को जो कोरोना वबा से निजात दे, बाकी तमाम दुनिया को भी इससे निजात दे। लेकिन इंडिया जो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, तो अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को महफूज रखे और तमाम जितने भी बीमार हैं उनको शिफा दे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का कि आप लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स को और हमें गाइड किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वंस अगेन डॉक्टर राजेश कोचर। डॉक्टर साहब, आपका कोई मैसेज मुझे आ रहा था व्हाट्सएप पे, डॉक्टर राजेश कोचर साहब? नहीं, वो ऐसे ही आ गया। वो अभी आप देख लीजिए, आपने वो मैसेज किया है कि शायद वो आप शहजाद रफ़ीक साहब के बारे में कुछ अपना व्हाट्सएप देख लें बाकी। अच्छा, ओ यस, चलिए वो जी, मैं आपने वो कर दिया। बहरहाल शहजाद रफ़ीक साहब तो हमें जो है वो मीटिंग लीव कर चुके हैं। अभी हैं शहजाद भाई, अभी हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर मुजम्मिल साहब ने जो है वो सब मेहमानों का शुक्रिया अदा कर दिया। तो राजेश सर, उम्मीद है कि आपको हमारा ये पाकिस्तानियों का वेलकमिंग अंदाज और टूटी फूटी हिंदी में जो हमने कोशिश की आपको फैसिलिटेट करने की, वो आपको अच्छा लगा होगा। हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात हैं। अगर आप कुछ कहना चाहें तो ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं सिर्फ एक तो इस बात की तारीफ करना चाहता हूँ कि तुम हिंदी बड़ी अच्छी बोल लेते हो, बल्कि बहुत सारे हिंदी बोलने वालों से अच्छी बोल लेते हो, क्योंकि तुमने सीखी है। वो उर्दू तो खैर है ही है, तो मास मीडिया के लिए ये लाजमी है। और एक दुख की जो बात है, मैं 1 सेकंड लेना चाहता हूँ। मैंने जैसे बताया कि अंग्रेज़ों के आने से पहले पंजाब का उर्दू से कोई वास्ता नहीं था। तो जब अंग्रेज़ों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, ओरिएंटल कॉलेज बनाया, तो उसका जो
एक असर हुआ टोक्यो, वो बड़ा नेगेटिव था कि जो उर्दू थी वो मुसलमानों की भाषा बन गई, हिंदी थी वो हिंदुओं की भाषा बन गई, और जो पंजाबी थी वो सिखों की भाषा बन गई। तो ये जो जबान का रिलीजन से जो नाता बनाने की कोशिश है जो अभी तक चल रही है, तो अब जैसे आप ये जो उर्दू पढ़ते भी हैं, जो उर्दू की जब डिक्शनरी अंग्रेजों ने बनाई, ग्रामर बनाई, तो जानबूझकर फासला बढ़ाने की कोशिश की गई है स्क्रिप्ट के जरिए कि उर्दू को खींचकर पर्शियन की तरफ ले जाओ, हिंदी को खींचकर संस्कृत की तरफ ले जाओ, और बीच में ऐसी खाई बना दो जो पार ना हो सके। तो अच्छी हिंदी बोलना, सरल हिंदी बोलना, सरल उर्दू बोलना, हिंदुस्तानी बोलना, इसकी अजहर बड़ी अच्छी मिसाल हैं। और अब चूंकि वो पढ़ा रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो उनके विद्यार्थी हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं, वो भी इस चीज़ को प्यार करके सरल सहज जबान में हम सबको बोलना चाहिए। तो इसके लिए मैं चलें सर, हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आपका जो है ना वो इस टॉपिक पे भी, और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही आपके साथ राब्ता रहेगा और हम दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे इंशाल्लाह। शहजाद रफीक साहब, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सेशन को चार चांद लगाए। और राजेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी भी जितने मेहमान हैं, थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।